तो इसका मतलब जब तुम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालोगे 70%, 60%, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त क्या ध्यान रखोगे? अगर तुम न्यूमरेटर विथ बोनस ले रहे हो तो डिनोमिनेटर भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? विथ बोनस। अगर तुम न्यूमरेटर विदाउट बोनस ले रहे हो तो डिनोमिनेटर भी तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा? विदाउट बोनस। कोई बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, न्यूमरेटर उन्होंने ले लिया मान लो 9000 इस वाले केस में होल्ड्स, और शेयर कैपिटल डिनोमिनेटर में टोटल शेयर कैपिटल के शेयर्स होते हैं वो विदाउट बोनस ले लिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर विथ बोनस होना चाहिए और डिनोमिनेटर विथ बोनस होना चाहिए। समझ में आई बात? या फिर दोनों विदाउट बोनस होना चाहिए, परसेंटेज सेम निकलेगा, है ना? परसेंटेज तुम्हारा सेम कब निकलेगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम हो। समझ में आई बात कि नहीं? गाइस क्लियर है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ब्रेक कब मिलेगा। चांसेस नहीं है आज, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 कर। क्वेश्चन नंबर 37। कितना मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 दे रहा हूं, इसके बाद ब्रेक लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37 बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेंस शीट 31 मार्च 12। शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिटर्स और फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट। देखो इस बार इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं दिया है। करंट असेट्स, ये क्या बोल रहा है? एच लिमिटेड परचेज्ड 6000, परचेज्ड 6000 मतलब विदाउट बोनस है अभी। अच्छा, कब परचेज किए? 1 जुलाई को। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल was 1 lakh. There was an abnormal loss of 12,000 on 1 November at S Limited. S Limited distributed bonus in the ratio of 1:2, whose entry has not been passed. अगर एंट्री नहीं हुई होती तो क्या करते हैं? सिर्फ प्री में लेस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल सब्सिडी का कितना दिख रहा है? सब्सिडी का शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? क्या वो विदाउट बोनस है? तो उसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? उसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। अरे 10 रुपए के हिसाब से है ना सर। कहां दिया है? मालूम कैसे पड़ेगा? अब तुम अगर मान लो 100 रुपए मान लिए तुमने, अगर तुमने कल को 100 रुपए की फेस वैल्यू मान भी ली तो कितने शेयर हो जाएंगे? 1000 शेयर। और होल्डिंग ने कितने एक्वायर किए? 6000। अब तुम पूछो कहां लिखा है? भाई कॉमन सेंस नाम की भी तो कोई वो होती है ना यार, कहां लिखा है बोल रहे हो? जल्दी बताओ कितना परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन है? 60%। तू कैलकुलेटर उठा रहा है 60% के लिए? मतलब यार ब्रेक का टाइम हो गया यार, तू दिमाग खराब कर रहा है। हाँ समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। 60% आ गया कि नहीं? 6 डिवाइड बाय 10, 60% आ गया। अब सब्सिडी ने बोनस कितना बांटा? 1:2, मतलब 10 का आधा 5। तो होल्डिंग को कितना मिला होगा? हाँ 3000। बोलो बेटा क्लियर। अब मुझे जल्दी बताओ एओपी कैसे बनाओगे? जल्दी एओपी बना के बताओ। हाँ आता है मुझे भी, बना। प्री पोस्ट। P&L कितना है? 3 lakhs। और प्री कितना है? मतलब उस 1 lakhs। तो ये 2 लाख रुपए आ गया। कुछ एबनॉर्मल भी है क्या इस बार? हाँ, तो टू मेक इट नॉर्मल ये एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। कितना है? 12,000। सर एक काम कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली बोनस को ऊपर ही माइनस कर दें? हाँ बिल्कुल, चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसका तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्री का आप टाइम एडजस्टमेंट करते ही नहीं हो, आप टाइम एडजस्टमेंट पोस्ट का करते हो वैसे भी। तो कितना था बोनस का अमाउंट?
बोनस का अमाउंट 50,000, हाँ 1:2 था ना, 50,000 बोनस का अमाउंट। तो ये अब आपका बचा 50 और ये आपका आ गया 2,12,000। 2,12,000 प्लस माइनस व्हाट? टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। कितने महीने? 3 months। हाँ तो 103। और ये कितना 159। वापस से एबनॉर्मल लॉस को लेस कर देंगे। कहां से? पोस्ट से। जल्दी बोलो कितना? पोस्ट से ही करेंगे ना एबनॉर्मल लॉस को। डेट क्या है? 1 नवंबर। हाँ ठीक है। 103 और ये 159 और 12,000 माइनस कर दो 147। चलो होल्डिंग का परसेंटेज कितना था? 60। 103 का 60%, 61,800 और 41,200 40%। 147 का 60%, 88,200 और 58,800। समझ आया? सीओसी। इन्वेस्टमेंट कितना? 70 माइनस 60% नेट असेट्स। उसमें इक्विटी बोलो कितना लोगे? इक्विटी कितना लोगे? विथ बोनस। विथ बोनस कितना है? 150। 150 का 60%, 90 और प्री 61,800। हाँ जी जल्दी बताओ। $81,800 is what? Capital reserve। 81,800। MI निकालो। इक्विटी कैपिटल कितना लोगे? 1.5 लाख का 40% कितना? 60,000। उसमें प्री को ऐड करो, $41,200। पहले टोटल कर लो, 1,01,0200। ये किस दिन का आया? डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर आप पोस्ट का जोड़ दो 58,800, 160 एज ऑन बैलेंस शीट। 160 होगा ना? हाँ ठीक है। सब्सिडरी की बैलेंस शीट चेक करना, उसका शेयर कैपिटल कितना है? उसकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। और उसके प्रॉफिट्स कितने हैं? 3 लाख। तो 1 और 3 कितना होता है? 4। 4 का 40% करो, 160। ठीक है बेटा। हाँ जी गाइस, बोनस खत्म। ठीक है, अब जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे आज की बची हुई क्लास में। जैसे क्या क्या बचे हुए टॉपिक्स हैं? एक रीवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन बचा हुआ है, एक डिविडेंड का डिस्कशन बचा हुआ है। तो रीवैल्यूएशन का डिस्कशन, डिविडेंड का डिस्कशन, ये दो जैसे ही डिस्कशन अपने हो जाएंगे
तो अपना कंसोलिडेशन का आज का पार्ट बेसिक वाला तो हो जाएगा। बेसिक मतलब एटलीस्ट अपन अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आराम से डिस्कस कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। Treatment of unrealized profit on unsold stock. Unsold stock. Treatment of unrealized profit on unsold stock. $75% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 75% इन्वेस्टमेंट, यहां पर गुड्स सोल्ड बाय पेरेंट टू सबसी। गुड्स सोल्ड बाय पेरेंट टू सबसी costing 1 lakh at 120, costing 1 lakh at 120। at 120, ठीक है। $60% unsold with subsidy। सब्सिडरी के पास 60% अभी भी अनसोल्ड हैं। 60% क्या है? अनसोल्ड है। 60% अनसोल्ड है, तो 120 का 60% कितना हुआ? 72,000। बताओ ये 72,000 क्या सब्सिडरी की बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड दिख रहा होगा? जल्दी बताओ, क्या ये चीज स्टॉक या इन्वेंट्री सब्सिडरी की बैलेंस शीट में दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? हां, जब होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी होती है, वो जब लाइन बाय लाइन कॉम्बो करेगी, लाइन बाय लाइन कॉम्बो ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इस वाली असेट को भी वो अपने साथ मर्ज करेगी। हां, जब वो ये वाली असेट को आके मर्ज करेगी तो वो उसको लगेगा यार ये वाला तो स्टॉक तो मेरा ही था, ये तो मैंने ही अपनी सब्सिडरी को बेचा था। एंड हाउ शुड आई रिकॉर्ड दिस स्टॉक एट ओवर एंड अबव कॉस्ट? गाइज, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना? हाँ, ये जो 72,000 है, इस 72,000 में किसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? किसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? पेरेंट का। कितना? 12,000। इंक्लूड्स 12,000 प्रॉफिट। तो जो ये 72,000 है, जब 72,000 यहां पर लाइन बाय लाइन कॉम्बिनेशन होगा, तो ये 72,000 की इन्वेंट्री होल्डिंग कंपनी अपने में ले लेगा। अरे यार, होल्डिंग कंपनी नेट असेट्स लेता है ना,
तो नेट असेट्स में मतलब वो असेट्स भी लेगा ना, असेट्स लेगा तो वो इन्वेंट्री भी लेगा ना, इन्वेंट्री में वो 72,000 भी ले लेगा ना। वो जैसे ही वो 72,000 ले लेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि यार ये इन्वेंट्री तो मैंने ही उसको बेची है। अरे समझ में आया कि नहीं? ये इन्वेंट्री तो मैंने ही सेल किया है, और ये इन्वेंट्री अगर मैंने ही उसको सेल किया है और ये इन्वेंट्री अभी भी हमारे ग्रुप में ही पड़ी हुई है, ग्रुप मींस होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडी मिलाकर, ये इन्वेंट्री अभी हमारे ग्रुप से बाहर निकली नहीं है, तो इसका मतलब हमारे ग्रुप में ये इन्वेंट्री 72,000 की घूम रही है, और ग्रुप में कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी के ऊपर फालतू का प्रॉफिट नहीं शो होना चाहिए। ग्रुप में जितनी भी एसेट्स होनी चाहिए वो एट कॉस्ट दिखनी चाहिए। बोलो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा इसमें से, क्या करना पड़ेगा? टू एलिमिनेट 12,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, टू एलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12,000 का। बताओ बेटा कौन कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये प्रॉफिट कैसे एलिमिनेट करेंगे? बोलो। वहां से एलिमिनेट करो जहां पे ये प्रॉफिट रखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन किन दो बीच की, कौन सी दो कंपनीज के बीच में हुआ है? होल्डिंग और सब्सिडरी। सेल किसने किया? होल्डिंग। इसका मतलब प्रॉफिट किसने कमाया? होल्डिंग। इसका मतलब प्रॉफिट किसके पास रखा है? होल्डिंग। इसका मतलब प्रॉफिट होल्डिंग के कौन सी चीज में रखा हुआ है? P&L या रिजर्व सरप्लस। तो बताओ एलिमिनेट कहां से करेंगे? होल्डिंग के रिजर्व सरप्लस से। हाँ, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 2 सोचो ऐसे ही। सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, और होल्डिंग के पास 72,000 के स्टॉक रखे हुए हैं। अब जब कंबाइन कर रहे हैं हम, ग्रुप की बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो अगेन वही बात, ग्रुप में ये चीज विथ प्रॉफिट नहीं दिखनी चाहिए, प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। गोल्डन रूल क्या है? वहां से एलिमिनेट करो जहां पे रखा है। कहां रखा है? सब्सिडरी के प्रॉफिट में रखा है, और सब्सिडरी के प्रॉफिट का अपन बनाते हैं एओपी। अरे बोलो ना, सब्सिडरी के प्रॉफिट का क्या बनाते हो आप? एओपी। तो आप उसके एओपी से हटाओगे। सर कहां से? प्री से की पोस्ट से? वो बाद में, वो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। हटाओगे? बस हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बोलो बेटा, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे ना। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया, this was downstream transaction. Downstream, 1 second, downstream transaction. This was downstream transaction. This was downstream transaction. Downstream transaction मतलब sale by holding to subsidiary. बोलो बेटा, who will eliminate the profit? होल्डिंग। तो एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ पेरेंट, डेबिट। एलिमिनेट करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट होगा। 2 स्टॉक, स्टॉक में से होगा। गाइस क्लियर है कि नहीं? अच्छा, 1 इज एंड द नेक्स्ट 1 इज अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। टेल मी, इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? सेल बाय सब्सिडरी टू पेरेंट या होल्डिंग। बोलो, हु विल एलिमिनेट द प्रॉफिट? हाँ, क्या एंट्री होगी? एओपी डेबिट। सवाल है अभी भी एक कि कौन सा एओपी? प्री की पोस्ट। अभी रुक जाओ, एओपी तो डेबिट होगा ना, एओपी डेबिट टू स्टॉक। हाँ, एक किसी को कोई डाउट आ रहा था, कोई डाउट पूछ रहे थे? सर पूरा 20,000 क्यों नहीं एलिमिनेट करते? कहां गया सर? ये वाला। सर पूरा 20,000 एलिमिनेट क्यों नहीं करते? बेटा एलिमिनेट उतना ही करूंगा ना जितना प्रॉफिट मेरे अभी ग्रुप में घूम रहा है। 40% इन्वेंट्री तो 40% ना, हाँ 40% इन्वेंट्री तो बेच दी ना, ग्रुप के बाहर चली गई ना, तो वो वाला प्रॉफिट तो रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया ना ग्रुप को। प्रॉफिट रियलाइजेशन, रियलाइज नेचर का प्रॉफिट कभी एलिमिनेट थोड़ी करते।
वो तो प्रॉफिट एक्चुअली अर्नड है ना। तो कौन सा प्रॉफिट एलिमिनेट करूंगा? अनरियलाइज, जो प्रॉफिट अभी भी ग्रुप में पड़ा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ये गोल्डन रूल समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अब आते हैं एओपी कौन सा। एओपी कौन सा? ट्रांजेक्शन इधर हुआ है, जल्दी बोलो। पोस्ट, सिंपली ट्रांजैक्शन इधर हुआ है, प्री। ट्रांजैक्शन कब हुआ है नहीं बताया गया क्वेश्चन में, ऑलवेज पोस्ट। क्या बोला मैंने सबसे पहले? फ्रॉम वेयर टू एलिमिनेट, दैट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इफ द ट्रांजैक्शन इज अकर्ड बिफोर एक्विजिशन डेट, द एलिमिनेशन विल बी फ्रॉम प्री। द ट्रांजैक्शन अकर्ड आफ्टर एक्विजिशन डेट, the elimination will be from post. If nothing is mentioned in the question, then always post. बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना समझ में आया कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन, इसी पे जुड़ा हुआ एक लास्ट क्वेश्चन। सर आपने बोला एओपी में से हटाएंगे, क्योंकि जहां से वहां से एलिमिनेट करो जहां पे रखा है। ठीक है सर, एओपी से हटाएंगे। आपने बोला कभी प्री से हटाएंगे, कभी पोस्ट से हटाएंगे। सर टाइम एडजस्टमेंट से पहले हटाएंगे कि टाइम एडजस्टमेंट के बाद में हटाएंगे? टाइम एडजस्टमेंट के पहले हटेगा कि टाइम एडजस्टमेंट के बाद हटेगा? हमेशा टाइम एडजस्टमेंट के बाद हटेगा। क्यों सर? ये जो प्रॉफिट है ये भी तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये भी तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी हुआ था, जिसपे 20,000 या 12,000 या वॉटेवर जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी तो प्रॉफिट एक नॉर्मल ही है ना। तो टाइम एडजस्टमेंट पहले आराम से कर लो, उसके बाद एलिमिनेट करो। टाइम एडजस्टमेंट के बाद एलिमिनेट होगा। बोलो बेटा, समझ में आएगी नहीं? कॉन्सेप्ट बुक निकालो और उसमें से वो पढ़ो, स्पेशल एडजस्टमेंट में से कॉन्सेप्ट बुक निकालो जल्दी। हाँ बेटा, क्लियर? If the date of transaction is missing, then assume such date to be the last day of the period. If such transaction is downstream, that is sale by parent to subsidiary, then eliminate profit loss from consolidated P&L with similar effect in asset and liability. If it is a upstream, तो AOP. आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर गाइज? पक्का क्लियर है? पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंट्रीज लिख दिया आपने, ये वाली लिख दी एंट्रीज ये वाली। चलिए नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के असेट्स का रीवैल्यूएशन, सब्सिडरी के असेट्स का रीवैल्यूएशन, सब्सिडरी के असेट्स का रीवैल्यूएशन। हमारी स्टेप नंबर 1 क्या थी? व्हाट वाज आवर स्टेप नंबर 1? आइडेंटिफाई DOA. Why? Because on DOA what we are determining? फर्स्ट इज, बच्चों अब तो सबको पता है ना यार, थोड़ा सा जल्दी अगर तेज बोलोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी जाएगी, जल्दी बोलते जाओ। What we determine on date of acquisition is, first thing is consideration and it is by default at fair value. अगर मेरा कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पर है तो दूसरी चीज में क्या डिटरमाइन करता हूं? तो बेटा मेरी नेट असेट भी किस पे होनी चाहिए?
बोलो बेटा, मेरी नेट एसेट किस पे होनी चाहिए? फेयर वैल्यू। अब आपको पता है हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं बुक से, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक, सब में से तो हमने नेट एसेट इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व मतलब बुक वैल्यू नेट एसेट लिया है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने नेट एसेट कौन सी वाली ली है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नेट एसेट्स लिए। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? जबकि हमें नेट एसेट कौन सी लेनी है? फेयर वैल्यू लेनी है। और वो भी फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी है? डेट ऑफ एक्विजिशन की। डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू लेनी है। अरे मेरे बात समझ में आ रही है ना? पक्का मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अगर एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 1/4/2018 31/3/2019 31/3/2019 दिस वॉज माई इन्वेस्टमेंट डेट 80%। दिस वॉज इन्वेस्टमेंट डेट 80%। ठीक है, 80% पर इन्वेस्टमेंट किया। 1/4/2018 की सब्सिडरी की ये बैलेंस शीट है जिसमें शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख है, लाइबिलिटीज 8 लाख है। 24 बोलो। और ये जो असेट्स हैं ये 24 की हैं। ठीक है, ये 1/4 की बैलेंस शीट है सब्सिडरी कंपनी की। इस असेट की मार्केट वैल्यू इस असेट की इसी दिन 1/4 को 1/4/18 को इस असेट की मार्केट वैल्यू इज 30 लाख। 30 लाख। टेल मी व्हाट शुड बी माय नेट असेट्स? What should be my net assets? Tell me what should be my net assets for this date of acquisition purpose. What should be my net assets? Huh? 20? How come? 30 minus 8 लाख की liability? हाँ 22? बोलो बेटा 22? तो कहना है से कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें मेरी असेट बुक वैल्यू पे दिख रही है। हाँ, इसका मतलब बैलेंस शीट से बाहर कुछ रिजर्व्स हैं जिसको मैंने बैलेंस शीट में शो नहीं किया है। देयर आर सम हिडन रिजर्व्स विच आर नॉट शोन इन माय बैलेंस शीट। सच रिजर्व इज नोन एज रिवैल्यूएशन रिजर्व। इज दिस रिवैल्यूएशन रिजर्व ना? 30 लाख और 24 लाख, ये 6 लाख का क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो बच्चों, क्लियर आ रहा है सबको समझ में? तो नेट एसेट आपने बोला कितना? बोला कितना है नेट एसेट मेरा? हाँ 22 लाख है ना मेरा नेट एसेट। ये 22 लाख का नेट एसेट मेरा अगर है, ये मेरा 22 लाख का जो नेट एसेट है, ये जो मेरा 22 लाख का नेट एसेट है, वो अगर मान लो मैं एओपी बनाता हूं, अगर मान लो मैं एओपी बनाता हूं तो उसमें प्री में क्या क्या डालते हो? इस बैलेंस शीट को देख के बताओ, इस बैलेंस शीट को देख के बताओ जल्दी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख। मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं। जल्दी बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 6 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 लैक्स। हाँ, सो 10 and 6 कितना हुआ? 16 का नेट एसेट तो मेरा बुक वैल्यू है। मेरा बुक वैल्यू नेट एसेट कितना है? 16, जबकि मेरा मार्केट वैल्यू नेट एसेट कितना है? 22। कितना डिफरेंस है? हाँ 6 लाख। ये 6 लाख का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है उस दिन। हाँ, तो अगर मैं प्री वाले कॉलम में इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व ऐड कर दूं तो 6 लाख रुपए से, तो मेरा प्री वाला कॉलम कितना हो जाएगा? 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 लाख। और मेरी इक्विटी कैपिटल तो 10 लाख है ही सही, तो 10 लाख इक्विटी कैपिटल, 12 लाख मेरा प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन पर मेरा नेट एसेट अब कितना हो गया? हाँ 22।
इसका मतलब अगर कभी भी आपको कोई असेट फेयर वैल्यू करने को बोल रहा है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो फेयर वैल्यू ऑलवेज किस दिन की देखोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन। और फेयर वैल्यू करने पर जो भी रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस आएगा उसको हमेशा कहां डालोगे? क्यों? प्री में क्यों डालेंगे? प्री में क्यों डालोगे? सर, आई नीड नेट असेट फेयर वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट. आई हैव नेट असेट बुक वैल्यू. सो टू मेक इट फेयर वैल्यू मुझे गेन और लॉस को प्री वाले में डालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया क्या? किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? चलो फिर से समझते हैं. नेट असेट मुझे बताओ हमें किस दिन की चाहिए होती है? सबसे पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन की चाहिए होती है. हमें नेट असेट, मुझे नेट असेट डेट ऑफ एक्विजिशन की क्या चाहिए? फेयर वैल्यू की बुक वैल्यू? फेयर वैल्यू, क्योंकि कंसीडरेशन कौन सा है? फेयर वैल्यू. दोनों फेयर वैल्यू होंगे तभी तो मैं गुडविल निकाल पाऊंगा अच्छे से. बोलो. अच्छा, अब मुझे नेट असेट अगर फेयर वैल्यू चाहिए तो फिलहाल अगर मैं अपना नॉर्मल एओपी बना रहा हूं, फिलहाल मैं अपना नॉर्मल एओपी बना रहा हूं तो वहां पर मुझे बताओ कि मेरा रिजर्व एंड सरप्लस मैंने कितना लिखा है? 6 लाख रुपए. हां, 6 लाख रुपए. ये कहां से उठाया मैंने? सर, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वहां का है ये. हां, डेट ऑफ एक्विजिशन का है. मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन पर फेयर वैल्यू मिल जाए नेट असेट की? ऑलरेडी आई हैव इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 लाख. ऑलरेडी आई हैव इक्विटी कैपिटल ऑफ व्हाट? 10 lakhs. ठीक है ना? ऑलरेडी आई हैव रिजर्व्स ऑफ व्हाट? 6 lakhs. तो इट कम्स टू टोटल मिला के 16 lakhs. जबकि आई नो माई मार्केट वैल्यू ऑफ नेटवर्थ इज कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 6 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि असेट की वैल्यू 24 लाख है और मार्केट वैल्यू 30 लाख है. तो 6 लाख का डिफरेंस असेट के कारण आ रहा है ना. और ये डिफरेंस किस दिन है? किस दिन का इन्वेस्टमेंट है? किस दिन का? डेट ऑफ एक्विजिशन का. और टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो कहां ले जाते हैं? प्री में की पोस्ट में? टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो कहां ले जाते हैं? प्री में. तो मुझे यहां पर प्री में क्या दिखाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व. या रिवैल्यूएशन रिजर्व ना बोल के मैं क्या बोलूं? रिवैल्यूएशन गेन. 6 लाख रुपए. थोड़ा सा इमेजिनेशन करो ना बेटा. 6 लाख तुम्हारा पहले से ही रिजर्व चल रहा है और 6 लाख का तुम्हारा एक और गेन आ गया. तुम्हारा टोटल गेन कितना हो गया? तुम्हारा टोटल प्री कितना हो गया? 12 का प्री हो गया तुम्हारा. और उधर तुम्हारा इक्विटी कैपिटल तो पहले से ही रखा हुआ है ना प्री में. इक्विटी कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ योर नेट असेट ना. तो तुम्हारी टोटल नेट असेट अब कितनी हो गई? 22 लाख. समझ आया कि नहीं? तो मुझे रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस कहां ले जाना है? एओपी के प्री में ले जाना है कि एओपी के पोस्ट में ले जाना है? एओपी के, फिर से बोलो, एओपी के प्री में ले जाना है कि एओपी के पोस्ट में ले जाना है? एओपी के प्री में ले जाना है. हमेशा मुझे उसको कहां ले जाना है? एओपी के प्री में ले जाना है. समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? मुझे हमेशा उसको एओपी के प्री में ले जाना है. फिर से पूछ रहा हूं, कहां ले जाना है? प्री में की पोस्ट में? प्री में. क्लियर है यहां तक? अभी खत्म नहीं हुई है बात. एक तो ये प्री में चला गया. अब मैंने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल के रख दी. स्टेप नंबर 2 क्या होती है? स्टेप नंबर 2 क्या होती है? डेट ऑफ कंसोलिडेशन. अब जब डेट ऑफ कंसोलिडेशन होगा तो हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करते हैं. हां, जब मैं लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करके कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाऊंगा तो फिक्स्ड असेट एच अपनी तो ले लेगा. एस की फिक्स असेट कौन सी वैल्यू पे लेगा? एस की फिक्स असेट वो किस वैल्यू पे लेगा? अच्छा, बुक वैल्यू पे लेगा. क्यों? तो दूसरा इफेक्ट उसका जाना चाहिए ना बेटा. आप बोल रहे हो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, तो उसका तो एक इफेक्ट चला गया रिजर्व एंड सरप्लस में. दूसरा इफेक्ट कहां गया? दूसरा इफेक्ट भी तो बोलो. मेरा तो सवाल इतना छोड़ो, इतना टेक्निकल में जाओ ही मत. मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ यहां पर एस का फिक्स असेट कितना आना चाहिए? यहां पर एस का फिक्स असेट कितना आना चाहिए?
इधर आओ, ये रहा एस का, यहां पर एसेट कितना था 24, ये किस दिन था डेट ऑफ एक्विजिशन, इसके ऊपर आपने 20% डेप्रिसिएशन लगाया। अरे दादा 20% डेप्रिसिएशन लगाया, तो बताओ 31 मार्च को वैल्यू क्या हो गई एसेट की, डेप्रिसिएशन में लगेगा ना इस पे, 20% डेप्रिसिएशन लगाया 19 लाख। अब सब्सिडी की बुक्स में ये एसेट दिख रही है 1920, हाँ, तो मैंने यहां पर ले ली, मैं यहां पर ले रहा हूं 1920, ओके बोलो ओके कि नहीं। अच्छा बट जो 6 लाख रुपए मैंने एसेट की वैल्यू के यहां पर बढ़ा दिए, 6 लाख रुपए मैंने यहां पर बढ़ाया ना, हाँ, तो मैंने ये इसका इफेक्ट कहां दे दिया, प्रॉफिट में दे दिया, इसका इफेक्ट मैंने कहां दे दिया, प्रॉफिट में दे दिया, इसका मतलब टू गेन कर दिया मैंने, तो डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्या एंट्री करूंगा, डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू गेन, कितने से 6 लाख, कितने से 6 लाख। अब देखो अगर मैं 6 लाख से कर रहा हूं तो यहां पर 6 लाख तो जोड़ दी, यहां पर 6 लाख तो जोड़ दी, बोलो अब ये 6 लाख किस दिन का है, एक्विजिशन डेट का। हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूं कि असेट को मैं 30 लाख रुपए के हिसाब से लेना चाहता हूं माइनस साल भर का डेप्रिसिएशन, जबकि सब्सिडरी कंपनी ने लिया है 24 लाख माइनस साल भर का डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड माय पॉइंट। सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में उसने कितने पे दिखाया है, सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में कितने पे दिखाया है 24 लाख लेस डेप्रिसिएशन, एंड 24 लाख इज व्हाट, उसकी बुक्स की बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ना। AS 21 कहता है कि कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी के सारे एसेट एंड लायबिलिटी आपको फेयर वैल्यू पे लेने पड़ेंगे, कैरिंग वैल्यू पे नहीं। सब्सिडरी की बुक्स में कितनी वैल्यू दिख रही है उससे हमें मतलब नहीं है, आप तो सब्सिडरी की असेट, सब्सिडरी की लायबिलिटीज किस वैल्यू पे लेके आओगे, फेयर वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बराबर की नहीं। तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, सब्सिडरी की बुक्स में ओपनिंग एसेट कितने की दिख रही थी 24 लेस डेप्रिसिएशन 4,80,000, आज कितने की दिख रही है 19,20,000, तो मैंने लिख दिया 1920, ठीक है। बट मुझे उसको उसकी कैरिंग वैल्यू पे एसेट को नहीं लेना है, मुझे किस पे लेना है, फेयर वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट लेस डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा, तो मैंने इसीलिए 6 लाख रुपए ऐड कर दिए, पर 6 लाख तो मैंने जो ऐड किए वो किस दिन के, डेट ऑफ एक्विजिशन के, तो इस 6 लाख के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए, इस 6 लाख के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। परसेंटेज कितना था डेप्रिसिएशन का 20%, तो 6 लाख का 20%, तो मैं अब यहां से 120 और माइनस कर दूंगा। हाँ अब देखो 120 मैंने कहां से माइनस किया, 120 मैंने देखो कहां से माइनस किया, असेट से, तो इसका इफेक्ट क्या दे दिया, टू असेट, तो डेबिट इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कहां जाता है, P&L, हाँ, और ये डेप्रिसिएशन किसके असेट पर है, होल्डिंग की सब्सिडरी, तो सब्सिडरी के असेट पर तो सब्सिडरी के प्रॉफिट से हटेगा, और सब्सिडरी का कौन सा प्रॉफिट, प्री की पोस्ट, सोच के बताओ, प्री की पोस्ट, क्योंकि एक तो तुमने यहां पर डेप्रिसिएशन किस पीरियड का है, यहां से यहां का, अरे एक्विजिशन के बाद का है ना, तो कहां जाएगा, पोस्ट। हाँ अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूं तो दो चीजें होती हैं, एक डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको असेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन AOP ये करना है, और दूसरा आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको क्या करना है,
आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है? एडिशनल डेप निकालना है। और एडिशनल डेप आपका कहां जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन एओपी टू असेट। ये दो चीजें होनी है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ गाइस? एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट बुक में निकाल लीजिए रिवॉल्यूशन का पॉइंट। कॉन्सेप्ट बुक निकालिए। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ पेरेंट कंपनी इज नॉट रेलेवेंट। ऑफ कोर्स पेरेंट कंपनी अपने असेट्स का रीवैल्यूएशन करेगा क्या कंसोलिडेशन में? नहीं। अपने असेट को वो कितने पे कैरी करेगा? कैरिंग अमाउंट पे। रीवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज रेलेवेंट टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बोलो बेटा, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? आगे का पढ़ लोगे ना तुम खुद ही, जो बोर्ड में लिखा हुआ है। आगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट विल बी चेक्ड ऑन एक्विजिशन डेट। गाइस क्लियर है कि नहीं? अच्छा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे मालूम पड़ेगा? बुक वैल्यू लेस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू लेस जो भी प्रॉफिट है चाहे जो भी लॉस है, हमेशा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो चाहे रीवैल्यूएशन लॉस हो, कहां डालोगे? प्री में। कहां डालोगे? प्री में। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इज ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस। बोलो बेटा क्लियर? अच्छा, निकाल लिया हमने रीवैल्यूएशन। अब अगर तुम्हारी कंसोलिडेशन डेट आगे की है, डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन डेट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर तुम्हारी कंसोलिडेशन डेट आगे की है तो जितने भी पीरियड आगे की है उतने पीरियड का क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन उतने पीरियड का निकालोगे। तो क्या बोलेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। और वो कहां जाएगा? पोस्ट में। या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। कब? एडिशनल कब निकलेगा? जब असेट की वैल्यू बढ़ रही हो। और सेविंग इन डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? जब असेट की वैल्यू डाउन हो रही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लास्ट में क्या लिखा है? इस पॉइंट का मुझे तो मतलब समझ में ही नहीं आया यार, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट विल बी डन आफ्टर अप्लाइंग टाइम एडजस्टमेंट। जैसा मैंने आपको स्टॉक में बताया था कि स्टॉक में भी अपन टाइम एडजस्टमेंट के बाद करते हैं, रीवैल्यूएशन अपन टाइम एडजस्टमेंट के बाद क्यों करते हैं? नहीं, नोशनल प्रॉफिट तुम वर्ड यूज ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं, पर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी तो है, वो तो पोस्ट में जाएगा। तो वो तो बेटा डेप्रिसिएशन है तो पोस्ट में, पर पोस्ट में कब? टाइम एडजस्टमेंट से पहले पोस्ट में कि टाइम एडजस्टमेंट के बाद में पोस्ट में? वो भी तो पॉइंट है ना। पोस्ट में कब? ये प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। हम टाइम एडजस्टमेंट किसका करते हैं? प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर विच इज इवनली अर्नड थ्रू आउट द ईयर। ये तो रीवैल्यू किया है ना हमने, वो तो ओनली फॉर कंसोलिडेशन पर्पस मैं इस प्रॉफिट को शो कर रहा हूं। अगर कंसोलिडेशन नहीं दिखाता, सेपरेट में ये प्रॉफिट है क्या? सब्सिडरी कंपनी की सेपरेट बैलेंस शीट में ये कोई प्रॉफिट दिख रहा है क्या? तो उसका मुझे टाइम एडजस्टमेंट करना चाहिए क्या?
करना चाहिए क्या? नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, मैं चिल्ला के बोलूं सब्सिडरी कंपनी को तू रीवैल्यू कर अपनी बुक्स में एसेट को, तू एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा, वो बोले कि मैं क्यों करूं भाई, मैं तो इंडिया 16 या AS 10 लगाऊंगा अपने हिसाब से पीपी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और जब मेरे रूल्स बोलेंगे मैं तब रीवैल्यू करूंगा, तू बोलेगा तो मैं क्यों करूं? तेरे को करना है अपनी बुक्स में, तेरे को मतलब तेरे को अपने कंसोलिडेशन में करना है, जाके तू कर, मैं क्यों करूं अपनी बुक्स में? तो इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट मैं टाइम एडजस्टमेंट के बाद इसलिए करना चाहता हूं, मैंने आपको बोला था कि टाइम एडजस्टमेंट हमेशा कौन से प्रॉफिट का होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का, एंड सच नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी द अर्न्ड प्रॉफिट, अर्न्ड, जो अर्न किया गया, एंड इट शुड बी आफ्टर टैक्स बिफोर एप्रोप्रिएशन। वैसे भी रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और एडिशनल डेप्रिसिएशन ये सब प्रॉफिट के उसमें थोड़ी जाते हैं, ये तो सिर्फ कंसोलिडेशन का एक एडजस्टमेंट है जो अपन टाइम एडजस्टमेंट के बात कर रहे हैं। एक और कारण है, एक और कारण है, अगर मेरा यहां पर इन्वेस्टमेंट है, टेल मी 90%, तो मैं असेट की बुक वैल्यू को असेट की मार्केट वैल्यू से यहां पर कंपेयर करूंगा। हां, मान लीजिए बुक वैल्यू है 6 लाख और मार्केट वैल्यू है 8 लाख, तो बताओ रिवैल्यूएशन गेन कितना है? और ये 2 लाख का तो मेरा प्री में जाएगा। अब मुझे बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने महीने का जाएगा? सिर्फ 6 महीने का। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने का लगाओगे? 6 महीने का लगाओगे ना, एंड 6 महीने क्या है? पोस्ट की प्री। अब एक बात बताओ, 6 महीने का एडिशनल डेप्रिसिएशन मान लो तुमने लगाया 2 लाख के ऊपर, मान लो 40,000, ये आया तुम्हारा एडिशनल डेप। एडिशनल डेप, सुनना मेरी बात को ध्यान से प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 250, और यहां पर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 550, ठीक है? एओपी कैसे बनाते हो? प्री 250, पोस्ट और टोटल 550, 550 में 250 गया तो कितना गया? 3। अगर मान लो मैं डाल दूं इस डेप्रिसिएशन को 40,000 टाइम एडजस्टमेंट से पहले ही यहां पर, समझो मुझसे कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। ये 40,000 कितने टाइम का है? और ये 3 लाख कितने टाइम का है? मेरे से एक ब्लंडर होने वाला है। अगर मैंने 3 - 40 कर दिया तो 260। अब मैं 260 का 6/12 कर देता हूं, मेरे से एक ब्लंडर हो गया। बताओ क्या? समझने वाले समझ गए होंगे? हां, समझे कि नहीं समझे? अभी भी समझे कि नहीं समझे? क्या ब्लंडर हुआ है बेटा? सर हुआ है, बस हुआ है, समझ गए हम। क्या हुआ है सर? जो चीज ऑलरेडी 6 महीने की थी उसको आपने माइनस करके बाकी के रिमेनिंग का 6/12 कर दिया। सर ये 40 तो ऑलरेडी 6 महीने का है ना, तो एक काम करो ना सर, आप सबसे पहले 3 लाख का डिवाइड कर दो 6 में। हाँ, 3 लाख का 6 में कर दो, तो इसमें से मैं 1.5 लाख का हटा दिया, कितना बचा? 1.5। अब ये ऑलरेडी 6 महीने का है। समझ में आएगी नहीं? तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम एडजस्टमेंट के पहले आएगा कि टाइम एडजस्टमेंट के बाद आएगा? बाद में आएगा, नहीं तो एक गड़बड़ घोटाला हो सकता है। आया समझ में कि नहीं? क्या समझे? समरी बना लेते हैं अपन, समझने तरह समरी बना लेते हैं पूरा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। पूरा समरी बना लेते हैं। चलो, सबसे पहले रीवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट असेट वैल्यू, टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट असेट फेयर वैल्यू। ओके, सो व्हेन वी हैव टू डू द रीवैल्यूएशन, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट? एक्विजिशन। ओके, रीवैल्यूएशन हमें किसकी असेट्स का करना पड़ता है? सब्सिडरी। सब्सिडरी के असेट्स का रीवैल्यूएशन हमें एक्विजिशन डेट पर अगर करना हुआ, एंड इफ देयर इज अ रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस, तो हमें उसको रीवैल्यूएशन गेन लॉस को कहां ले जाना है? प्री में ले जाना है। और उसका दूसरा इफेक्ट हमें कहां ले जाना है?
असेट को बढ़ाना है, बैलेंस शीट में उसको असेट को बढ़ाना है। एंट्री क्या थी? असेट अकाउंट डेबिट टू प्री एओपी, और अगर लॉस होगा तो प्री एओपी, लॉस होगा तो प्री एओपी डेबिट टू असेट। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब एक बार हमने असेट तो रीवैल्यू कर दी एंड कंसोलिडेशन डेट अभी आगे की है, तो उतने पीरियड का क्या लगेगा? या तो एडिशनल डेप्रिसिएशन या तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितने पीरियड का है? पोस्ट पीरियड का। तो मैं उसको कहां जाके फिट करूंगा? टाइम एडजस्टमेंट के बाद फिट करूंगा कि टाइम एडजस्टमेंट से पहले फिट करूंगा? मैं उसको बाद में फिट करूंगा। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां दूंगा? उसको दूसरा इफेक्ट कहां दूंगा? पोस्ट में तो दे दिया ना पहला इफेक्ट यार, पहला इफेक्ट तो पोस्ट में दे दिया मैंने, दूसरा इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में असेट्स में दे दूंगा। दूसरा इफेक्ट मैं कहां दूंगा? बैलेंस शीट में असेट में। आया समझ में कि नहीं? पक्का क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आपको क्लियर है तो मुझे ये करके बताओ, ये बताओ सामने 1 जुलाई इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ मशीन 18 लाख, डेप्रीसिएशन रेट 10%, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 25 लाख। मुझे रिवैल्यूएशन गेन चाहिए। मुझे रिवैल्यूएशन गेन चाहिए। रिवैल्यूएशन गेन कैसे आएगा? रिवैल्यूएशन गेन रिवर्स वर्किंग कर दूं। यहां पे बुक वैल्यू पता है तो एक साल पहले बुक वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख। 18 डिवाइड बाय 90%, तो कहना है से बुक वैल्यू ऑन 1/4 इज इक्वल टू कितना? 20 लैक्स। बोलो, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई कैसे आएगा? 20 लैक्स माइनस 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने ना, अप्रैल मई जून, हाँ 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। कितना हो गया? 19 लाख। और यहां की मार्केट वैल्यू ऑन 17 पड़ी हुई है कितना? 25 लैक्स। जल्दी बोलो कितना? 5 लाख 50,000। 5 लाख 50,000 पड़ी हुई है, हाँ 5 लाख 50,000। ये क्या हो गया? रीवैल्यूएशन गेन। इसका इफेक्ट बोलो, इसका इफेक्ट बोलो। इफेक्ट मतलब एंट्री बोलो यार, क्या सोच रहे हो? एंट्री बोलो। असेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन एओपी बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट एडिशनल डेप? एडिशनल डेप कितने महीने का लगेगा? एडिशनल डेप कितने महीने का लगेगा? टेल मी। हाँ 9 मंथ। एडिशनल डेप कितने महीने का लगेगा? 9 मंथ। निकाल के बता दो कितना आएगा। आपने निकाला है 550 का 10% इंटू 9/12 41। आईसीआई आपका ये गलत कर देगा। आईसीआई इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा है, उसके पीएम में इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं है। आईसीआई ने ये तरीका अप्लाई नहीं किया है। आईसीआई का सजेस्टेड क्या बोलता है?
वो बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे। वो बोलता है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ये ठीक कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, पर इससे और बेहतर तरीका आईसीआई वाला नहीं, वैसा भी वैसा करना है। क्या करना है समझो, इधर इधर से लेकर तुम्हें 9 महीने लगाने हैं, इधर से लेकर 9 महीने लगाने ना। तो वो बोलता है एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड फॉर 9 months, क्या निकाल के बता सकते हो? डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर 9 months, $150, क्योंकि 3 महीने का 50 था, तो बाकी का तो 150 रहेगा ना। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? यहां वैल्यू 18 थी, यहां वैल्यू 20 लाख थी, तो 20 में से 18 गए, 2 बचे। स्टार्टिंग के 3 महीनों में 50,000 का डेप्रिसिएशन है, तो ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? 150। तो ऐसे बोलता है डेप ऑलरेडी चार्ज्ड 150 9 months का। और वो बोलता है कंपेयर करो इसको, डेप दैट शुड बी चार्ज्ड फॉर 9 months ऑन 25 lakhs। अब तो तुम्हारे एसेट की वैल्यू 25 लाख है ना, अब तो तुम्हारे एसेट की वैल्यू 25 लाख है। 25 लाख का 10% इंटू 9/12, 187,500, निकालो डिफरेंस, 37,500 एडिशनल डेप्रिसिएशन। समझ आया? डेप ऑलरेडी चार्ज्ड कंपेयर विथ डेप दैट शुड बी चार्ज्ड। इसमें और आप में वाले में फर्क तो है, फर्क तो है। आप डायरेक्ट 550 का निकाल रहे हो और इस पे रिमेनिंग WDV के ऊपर निकल रहा है। एक्चुअली कारण है कि तुमने डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगाया। अगर तुम डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाते हो या WDV मेथड से लगाते हो तो इनके कारण आपका फंड पूरा गड़बड़ हो जाता है। अगर तुम्हारा SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। समझो बात को, यहां तुम्हारा बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है? बीच में। तो हुआ क्या है? सबसे पहले तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर जो वैल्यू बची उसके ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन। जबकि तुमने जो डेप्रिसिएशन 12 महीने का लगाया तो वो ओपनिंग पे पूरे 12 महीने का लगाया है। हाँ, तो उससे मैथमेटिकल एरर आ गया ना, एक तरीके से मैथमेटिकली वो कुछ वैल्यूज बदल गई ना। कि भाई मैं तुम्हें बोलूं कि पूरे साल भर का, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं तुम्हें बोलूं कि ना तुम्हारी एसेट है 1 लाख रुपए की, साल भर का 10% रेट लगाओ। तुम बोलोगे सर 10,000, वैल्यू आएगी 90,000। मैंने हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूं एक काम करो ना, 2 बार लगाओ। सबसे पहले 1 लाख पे 5% लगाओ पहले, 6 महीने का कितना वैल्यू बचेगा? 95। अब 95 पे ऊपर फिर से 5% लगाओ। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बची हुई वैल्यू पे फिर से तुम लगा रहे हो। तो कारण यह है कि अगर यहीं पर SLM टेक्निक होती तो वो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाता है हमेशा, तो वहां डिफरेंस नहीं आता तुम्हारे मेथड में और ICI के मेथड में। पर ये WDV टेक्निक क्या बोलती है कि रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर लगाओ। तो इसीलिए हमें ICI का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। इस वजह से हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये WDV टेक्निक अप्लाई हो रही है। समझे? यहां तुम्हारी एसेट की कॉस्ट है 1 लाख। अगर नहीं समझो तो यहां से समझ लो। देखो, यहां तुम्हारी एसेट की कॉस्ट है 1 लाख और यहां तुम्हारी एसेट की ये इन्वेस्टमेंट डेट है। यहां तुम्हारी एसेट की मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन गेन कितना है?
50। गाइस क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहां पर तुम्हारी एसेट की WDV है 80,000। हाँ 80,000। तो बताओ डेप्रिसिएशन का रेट कितना हुआ? 20%। डेप्रिसिएशन का रेट कितना हुआ? 20%। ट्रू, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। अच्छा, तुम्हारे मेथड से निकालो सबसे पहले रिवोल्यूशन गेन कितना है? 50 का 20%, 10,000। आईसीआई के मेथड से निकालो, चलो आईसीआई के मेथड से निकालो। बताओ डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज्ड 1 लाख से 80 हो गया, कितना? 20। डेप दैट शुड बी चार्ज्ड किसके ऊपर? 150 के ऊपर 10%, सॉरी 20%, कितना आया? 30। कितना आया डिफरेंस? 10। यहां तो तुम्हारा मैच हो रहा है, उधर मैच क्यों नहीं हो रहा है? यहां भी WDV मेथड है, यहां तो तुम्हारा सेम मैच हो रहा है। पीरियड का फर्क पड़ गया ना यार। तुम इस वाले पीरियड को देखो तो ओपनिंग से ही 12 महीने लग रहे हैं, और उस पीरियड को देखो तो पहले 3 महीने का लग चुका है, फिर रिमेनिंग वैल्यू पे 9 महीने का लग रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो चेंज होगी ना। बच्चों वाली बात है यार, 9th क्लास के बच्चे को पता है कि आप रिमेनिंग वैल्यू पर फिर से परसेंटेज निकालोगे। अरे वो नहीं होता, ऑफर चलते हैं 90% ऑफ, जब जाते हैं मॉल में खरीदे तो 90% कैसे? 50 + 40। डायरेक्ट 90% ऑफ और 50 + 40 में फर्क है कि नहीं है? अगर तुम इसमें बोलोगे कि फर्क नहीं है तो मतलब यार जल्दी बताओ, 90% डायरेक्ट ऑफ या 50 + 40 ऑफ, फर्क क्या है? परसेंटेज का फर्क है। सर आपने एक बार 90 बोला, बाद में 50 और 40 बोला, तो सर परसेंटेज का फर्क हो गया। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब आप 2 बार परसेंटेज अप्लाई करते हो और जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो फर्क मैथमेटिकली चेंजेस वैल्यूज होते हैं कि नहीं होते? और ऐसा कब होता है? क्योंकि आप WDV मेथड अप्लाई करते हो। WDV बोलता है कि जितना रिड्यूस्ड बैलेंस पड़ा है उसके ऊपर लगाओ। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर भी वही चल रहा है कि यहां पर रिड्यूस्ड बैलेंस तुम्हारा कितना है? कहां गया? रिड्यूस्ड बैलेंस कितना था? ये रिड्यूस बैलेंस तुम्हारा यहां पर जितना पड़ा है, मतलब 25 लाख, उसके ऊपर 9 महीने का लगाओ। इसीलिए यही कारण है कि आपका वैसा हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ पक्का अंडरस्टूड? इसको एक बार नोट कर लीजिए चाहो तो, क्योंकि ये आईसीआई का टेक्निक क्या है और अपने को क्या करना है और आपका वाला क्या था, वो उसको एक बार नोट कर लो। आपको मेन ये वाला पार्ट नोट करना है।
चलिए रीड क्वेश्चन नंबर 38. रीड क्वेश्चन नंबर 38. Question number 38. A Limited acquired 8,000 shares of 10 each in B Limited on 30th September 1991. 30th September. The summarized balance sheet of two companies as on 31st March 1992. अच्छा, उसने 6 महीने पहले एक्वायर किया. ठीक है. 30,000. अच्छा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच और 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. कैपिटल रिजर्व 550. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज में लोन फ्रॉम बी लिमिटेड. लोन फ्रॉम बी लिमिटेड. लोन फ्रॉम बी लिमिटेड कितना दिख रहा है? 21. नीचे देखना कहीं लोन टू ए लिमिटेड दिख रहा है क्या? लोन टू ए कहीं दिख रहा है क्या? लोन टू ए 20. अगर ये 21 होता तो पूरा ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कट हो जाता. इंटर कंपनी डेट्स जो आपस में होते हैं, म्यूचुअल इंडेप्टनेस बोलते हैं उसको. म्यूचुअल आपस में जो ग्रुप में एक दूसरे से लेना देना है, तो हम अपनी बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ग्रुप में एक दूसरे से लेना है. बट यहां पर 20,000 है और वो 21,000 है. 1,000 का डिफरेंस आ रहा है. 1,000 का डिफरेंस आ रहा है. आ जाओ तुम पॉइंट नंबर सेकंड पे. 1,000 का डिफरेंस आ रहा है. आ जाओ तुम पॉइंट नंबर सेकंड पे. 1,000 का डिफरेंस आ रहा है. आ जाओ तुम पॉइंट नंबर सेकंड पे. पॉइंट नंबर सेकंड. पॉइंट नंबर सेकंड मिल गया. पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का? इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर द ईयर 1,000 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन ड्यू बाय ए लिमिटेड हैज नॉट बीन ड्यू बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड. बी को ये क्या बुक करना चाहिए था? एज एन इनकम की एज एन एक्सपेंस? इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन ड्यू बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड. क्रेडिटेड बी को क्या बुक करनी चाहिए? हाँ, इनकम. अब अपना एक कॉन्सेप्ट बुक निकालो. 1 मिनट. कॉन्सेप्ट बुक निकालो. 1 मिनट बेटा. और कॉन्सेप्ट बुक में आपको एक पॉइंट मिलेगा ये वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज एनी एरर देन सच एरर शुड बी रेक्टिफाइड ऑब्वियसली. अच्छा सर, आपने कुछ बोला था कि टाइम एडजस्टमेंट किसका करते हैं? टाइम एडजस्टमेंट किसका करते हैं? क्या लिखूं? नॉर्मल प्रॉफिट. बोलो बेटा. एक और लिख सकता हूं चीज, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट. बोलो बेटा. अच्छा, एक और चीज लिख सकता हूं, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर अप्रोप्रिएशन. इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा ये. टाइम एडजस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बोनस, डिविडेंड. ठीक है बेटा. क्लियर है गाइस? समझ में आ गया?
चलिए ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन फ्रॉम बी लिमिटेड, करंट लाइबिलिटीज बिल्स पेबल इंक्लूड 5000 टू ए लिमिटेड, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, करंट एसेट्स में स्टॉक इन हैंड, लोन टू ए, बिल रिसीवेबल इंक्लूडिंग 5। बेटा ऊपर भी बिल्स पेबल बोल रहा है इंक्लूडिंग 5, नीचे बिल रहा है बिल्स पेबल इंक्लूडिंग 5, 5 आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा। डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, इतना तो क्लियर। आगे नोट ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ ए, बैलेंस शीट ऑफ ए देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड ₹6,000, ये शो होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बी लिमिटेड मेड अ बोनस इशू, बोनस वाला पॉइंट आ गया। बी लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, कितना है, 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, 1:2, 1:2, रिड्यूसिंग द कैपिटल रिजर्व इक्विवेलेंटली। अच्छा कहां से दिया है, कहां से दिया है, रिड्यूसिंग द कैपिटल, देखना कैपिटल रखा है क्या उसके बाद, अच्छा खासा रखा है, कितना रखा है, 550, बट अकाउंटिंग इफेक्ट टू दिस हैज नॉट बीन गिवन इन द अबव। ओ अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं दिया है, बोलो क्या एंट्री होगी, क्या एडजस्टमेंट होगा, अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट प्री में से हटा देंगे, डायरेक्ट प्री में से हटा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। द क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी एज ऑन 1/4/1991 वाज, अच्छा ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का कितना है, हाँ 21,000। एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस किस दिन का दिया हुआ है, 1/4/1991, और ईयर एंड कहां हो रहा है, 31 मार्च। बताना मुझे 31 मार्च 1992 में बी लिमिटेड में कौन कौन से रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व कितना 550, उसके बाद जनरल रिजर्व 50, पीएनएल कितना 1। अब ओपनिंग बोलो, पीएनएल 21, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व कितना, नहीं दिया हुआ, हाँ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ये लो क्या है भाई ये पॉइंट, पीएनएल का अगर ओपनिंग ना पता हो तो 0 मानना है, पीएनएल को छोड़कर बाकी सब चीजों का ओपनिंग नहीं दिया हो तो सेम मानना है। अरे बोलो यार, ठीक है चलो क्या मानेंगे, 50 और 550, ठीक है। एक्विजिशन कब हुआ है, 30th सितंबर। एक्विजिशन कितना परसेंटेज हुआ है, सर परसेंटेज तो निकाला ही नहीं, बताओ निकाल के जल्दी, 80%। 80% कैसे, 8,000 शेयर्स एक्वायर किए और शेयर कैपिटल उसका 1 लाख है, मतलब 10,000 शेयर्स है, तो 80% है। अच्छा क्लियर हुआ बेटा, आगे बढ़े। द डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट फिक्स्ड असेट ऑफ बी वर ओवर वैल्यूड एंड शुड बी रिटर्न डाउन बाय 50,000। इस दिन फिक्स्ड असेट को डाउन करना है कितने से, 50,000। और आगे का पॉइंट इतना अच्छा लिखा हुआ है कि मजा आ जाए पढ़ के। क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स ऑन डेप्रिसिएशन आर टू बी इग्नोर, डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको डाउन किया है हमने, मतलब ये आपका लॉस हुआ, क्या एंट्री होगी, प्री टू असेट, प्री एओपी टू असेट, हाँ ठीक है। बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है पक्का ना, तो डायरेक्ट क्या करोगे, हाँ प्री से लेस करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, प्री से लेस करेंगे। तो आ जाओ एओपी, आ जाओ भैया एओपी, प्री पोस्ट टोटल, प्री पोस्ट टोटल
सबसे पहले P&L 21,000 और इधर 180। अब बाकी क्या आप बताओ, बाकी के जल्दी बताओ। हाँ ये तो ठीक है, अब बाकी का बता। रिमेनिंग, हाँ आगे, हाँ आगे बोलो ना, बोलते जाओ ना। कहाँ लिखूं? टोटल, ये सेफ साइड चल रहा है बिल्कुल, टोटल में लिख दो सर, बाकी कोई और बता देगा आपको। मैंने अपना काम कर दिया। चल भाई टोटल में ले, कैपिटल रिजर्व। चल भाई जनरल रिजर्व भी तेरी बात मान ली टोटल में। अब बता, अब बोलो। पूरा का पूरा प्री में। इसलिए मैंने पोस्ट में सेपरेट कॉलम नहीं बनाए, क्योंकि 0 0 आ जाएंगे ना। थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जहां पर अपन ने पोस्ट में 3 कॉलम बनाए थे। हाँ इसमें मैंने नहीं बनाया क्योंकि सब 0 0 ही तो है, मैं क्या बना के करता सेपरेट कॉलम। ठीक है बेटा, कितना है टोटल कर रहा हूं? 6,21,000। कोई रेक्टिफिकेशन है क्या? कौन सा वाला है? 1,000। पहले टाइम एडजस्टमेंट करूं कि पहले रेक्टिफिकेशन करूं? पहले रेक्टिफिकेशन। क्या रेक्टिफिकेशन है? इनकम डालनी है कि एक्सपेंस डालना है? क्यों? क्योंकि बी के लिए वो इनकम है और ये एओपी बी का ही है। हाँ किस में डालूं इनकम? प्री में कि पोस्ट में? अब सर ये तो सर देखना पड़ेगा सर। देखो अभी तक मैंने टाइम एडजस्टमेंट नहीं किया है, सोचने की बात ही नहीं है, फालतू चीज पे दिमाग मत लगाओ, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। प्री में जाएगा पोस्ट में जाएगा वो सोचने की बात इतनी ज्यादा नहीं है। 1,000 रुपए पूरे साल भर का है। हाँ आपके पास बैलेंस ओपनिंग पे रखें, इसका मतलब जो ये 159 आपका है ये अभी फिलहाल तो आपका, ये आपका अभी पूरे साल का चल रहा है। हाँ तो आप अभी 1,000 क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे ना। हाँ ठीक है, 6,21 और 160, 6,21 और 160। ठीक है। अच्छा बोनस कब दिया था? बोनस है क्या कहीं पर? हाँ बोनस 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 है क्या? ये बोनस इधर है और बोनस की एंट्री नहीं की गई, क्या करें? हाँ प्री में से लेस। कितना बोनस है? बोनस कितना है? 5 lakhs। 1:2, 5 lakhs। बोनस 5 lakhs। और क्या क्या एडजस्टमेंट होने वाला है? एडिशनल इन्फो, मुझे इन्फो देखो, एडिशनल इन्फो देखो अपने क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1 का इफेक्ट दे दिया, टेल मी यस और नो। ओके पॉइंट नंबर 2 का इफेक्ट दे दिया, पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट दे दिया, यस क्रेडिट बैलेंस था ना वो P&L का रखा था 21,000, दे दिया। अच्छा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हमेशा टाइम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ऐसा अपन ने रूल बनाया है। पहले टाइम एडजस्टमेंट कर लो। प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। 6 महीने का है ना? 80 हाँ 80 आएगा। कितना बचा? 201 और 80। ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट माइनस रीवैल्यूएशन लॉस कहां जाएगा? पोस्ट, पोस्ट में डाल देते हैं। पोस्ट में कि प्री में? प्री। 50 को लेस करो, डेप्रिसिएशन निकालो। इस पे जल्दी आंसर दे रहे हो, बाकी चीजों पे आंसर नहीं दे रहे हो।
151 151, हाँ भाई क्या परसेंटेज क्या था? 80। निकालो भाई। कितना आ रहा है? 16। वर्किंग नोट 2 COC, वर्किंग नोट 3 MI, दोनों एक साथ बना लो। इन्वेस्टमेंट जल्दी बोलो। 17 lakhs माइनस नेट असेट्स एट द रेट ऑफ 80% ऑन एक्विजिशन डेट। उसमें सबसे पहले चीज कौन सी बेटा? शेयर कैपिटल हमेशा कौन सा लेना होता है? विथ बोनस। शेयर कैपिटल हमेशा कौन सा लेना होता है? विथ बोनस। बताओ विथ बोनस शेयर कैपिटल कितना है? 15 लाख। हाँ 15 लाख का 80% 12 लाख। बाकी का इधर जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, माइनॉरिटी में 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 120 800। माइनॉरिटी में क्या डालूं? प्री कितना? 3200। टोटल बोलो 3,30,200 डेट ऑफ एक्विजिशन पर। हाँ और प्लस फिर से पोस्ट 16,000 346,200। ये बोलो कितना आया? गुडविल कितना? 379,200। वर्किंग नोट नंबर 4 कंसोलिडेटेड P&L ऑफ होल्डिंग। बोलो बैलेंस विद होल्डिंग कितना है? होल्डिंग का बैलेंस कितना है P&L का? 382। उसको शेयर मिला पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना? 64। करो 446 हाँ ओके। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग। चलिए टेल मी शेयर कैपिटल 30 lakhs। नेक्स्ट कंसोलिडेटेड P&L 446। जनरल रिजर्व कितना? 3 lakhs। देन क्या? 382। नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 346,200। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था?
लोन था 21,000 का और वो म्यूचुअली 21,000 कट हो जाएंगे, बोलो ना बेटा, ये बी ये ए कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बिल्स पेबल कितने 17, उसमें म्यूचुअल कितना कटेगा 5, कितना बचेगा 12, और क्रेडिटर्स 179 और 70, 179 और 70 249। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स 15, 1447 लेस 50, लेस 50 क्यों आएगा, डाउनवर्ड हुआ ना रिवैल्यूएशन लॉस, और डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। 28,97,000। अच्छा, गुडविल 379,200, 379,200। अरे बोलो साहब। उसके बाद गुडविल के बाद कौन सी वैल्यू, करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहले स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लस कर दो 6 लाख। उसके बाद बोलो, लोन तो खत्म हो गया, बिल्स रिसीवेबल कितना 12 माइनस 5 7,000, डेटर्स 430, कैश एंड बैंक 40। हम्म 43, 53, 200 दोनों साइड का कर लिया ना। और नीचे आएगा एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड, प्रेजेंटेशन पर्पस के तो डालना पड़ेगा, कितना था 6,000, ठीक है। ठीक है गाइस, so as far as consolidation basics are concerned, we have done with all the basics except dividend treatment. and dividend treatment को वैसे भी बेसिक्स में नहीं गिना जाता है, डिविडेंड का ट्रीटमेंट अच्छा खासा है तो हम उसको, अब अच्छा खासा क्या, पहले अच्छा खासा हुआ करता था डिविडेंड के ट्रीटमेंट में, अब बल्कि और सिंपल कर दिया है, जो भी चेंजेस हुए वो और सिंपल कर दिए इंस्टीट्यूट ने। सो टुमारो वील डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और डायरेक्ट अपन आ जाएंगे फुल फ्लेज एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे। फिर कल ही की क्लास में अपना मल्टीपल एक्विजिशंस वगैरह ये सब भी रहेगा। मल्टीपल एक्विजिशंस मतलब एक से ज्यादा बार अगर मैंने सब्सिडरी के शेयर्स परचेज किए तो क्या होगा, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अब कल की भी होंगी, ठीक है ना। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।